आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्लानिंग क्या होता है? किसी भी देश के विकास के लिए आप अपने घर का भी अगर विकास कर रहे हैं, घर पे कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे सोचते होंगे कि हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, हमें इस रास्ते पे ऐसे काम करना चाहिए ताकि हमारे घर का डेवलपमेंट हो सके। उसी लिए किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बिना प्लानिंग के आप कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी संस्था हो तो प्लानिंग के साथ काम करती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, कि डेवलपमेंट कुछ ऐसा रहे कि ये वाला जनरेशन तो सुरक्षित रहे ही, आने वाला भी भविष्य का जो जनरेशन है वो भी सुरक्षित रहे, सर्वांगीण विकास हो, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए हमें अपने घर में कुछ लकड़ी का काम करवाना है, तो हमने क्या किया, अगल बगल के पेड़ को काट दिया और हम पूरा अपना घर पीओपी वगैरह करवा दिया और हमें लग रहा है कि हम डेवलप हो चुके हैं। रोड बनवाने के चक्कर में हमने सारे पेड़ों को काट दिया, हमें लग रहा है हमने रोड बनवा दिया, हम डेवलप हो गए। पर डेवलपमेंट में एक चीज और आता है ना, कंसेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलप कब कहलाएगा? क्या जब उसके पास अच्छे रोड होंगे, क्या अच्छी बिजली होगी? नहीं, इसके साथ साथ उसको एक क्लीन इन्वायरमेंट भी चाहिए। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ को लगाए भी, ताकि हमारा आज का भविष्य और आने वाला भविष्य अच्छा हो। इसी को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्लानिंग के बारे में आप समझ रहे हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। It is the first and foremost activity to achieve desired result. It involves the creation, maintenance of a plan, such as psychological aspect that require conceptual skill. प्लानिंग में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अब मान लीजिए मैं कहूं कि मैं डेवलपमेंट को लेके काम कर रहा हूं, तो समाज में अलग अलग स्तर के लोग हैं, अलग अलग उनकी गोल है, अलग अलग उनकी एस्पिरेशंस है, उनकी इच्छाएं अलग अलग है। जैसे कि किसी एक बहुत बड़े उद्योगपति के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, हमारे लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। अब जो कार से चल रहा है वो अपना डेवलपमेंट किसमें समझेगा कि वो हवाई जहाज से चले, और जो पैदल चल रहा है उसको एक साइकिल मिल जाए वही उसके लिए डेवलपमेंट है। तो बहुत सारे प्लान की जरूरत होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की जरूरत होती है ताकि समाज में सबका विकास हो सके। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी अभी अभी आपको बताया हूं, हमारी इकोलॉजी भी सस्टेन करे, जो भी जीव जंतु प्राणी या फिर पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं ये भी काफी लंबे समय तक टिकी रहे, इसका भी हमें ध्यान देना पड़ता है। सोशल सस्टेनेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू डेवलप प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर विच नॉट ओनली मीट द नीड्स ऑफ इट्स करेंट मेंबर बट आल्सो सपोर्ट द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मेंटेन अ हेल्दी कम्युनिटी। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, केवल उन्हें उनका आज नहीं देखना है, उनका फ्यूचर भी देखना है। फ्यूचर में भी इनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इनको क्लीन इन्वायरमेंट मिले, क्लीन हेल्थ इनका रहे, है ना, इनका हेल्थ सुरक्षित रहे, जनरेशन इनकी सुरक्षित, एक हेल्थी कम्युनिटी का निर्माण हो। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, द यूज ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर एम्प्लॉइंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली so that a responsible and beneficial balance can be achieved over a longer term. इकोनॉमी देखो जहां भी सस्टेनेबिलिटी दे रहा है उसके पहले जो भी टर्म जुड़ा हुआ है, मतलब वो चीज आज भी सही रहे, आगे भी सही रहे। इकोनॉमी पे हम ऐसा काम करें ताकि हमारी इकोनॉमी आज भी सही रहे और आने वाले समय में भी हमारी इकोनॉमी सही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जो है स्थिरता बन जाए इस पे, इकोनॉमी आज अच्छी है कल एकाएक गिर जाए, जो हमारे फ्यूचर के लिए सही ना हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए सही ना हो। देखिए आप इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, हर चीज क्या हो रहा है, ये सस्टेन है। जैसे ये वाला एरिया देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। इकोनॉमी भी अच्छी है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सोसाइटी भी अच्छी है। इस वाले एरिया में देखेंगे केवल इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, इस वाले एरिया में देखिए सोसाइटी अच्छी है, इसमें एनवायरनमेंट अच्छी है। पर ये जो आप राउंड देख रहे हैं आप, इसमें तीनों चीज अच्छी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास, है ना, सतत विकास। चलिए
अब हम थोड़ा सा नीति आयोग आपके टॉपिक में है कि नहीं है? नीति आयोग, तो हम देखते हैं आप नीति आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक एक टर्म को आप नोट करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। देखो इसमें कुछ चीजें आएंगी वो इंपॉर्टेंट मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे नीति आयोग आ जाएगा, एक दो जो है ट्राइबल्स, जैसे गद्दीस ट्राइबल जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में रहते हैं, उनका जो ट्रांस ह्यूमन्स वाले काम करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स आप सुने हैं? ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब कि ठंडे क्षेत्र में वो रहते हैं, अगर वहाँ ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है तो अपने जानवरों को लेकर गर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, है ना। उनके बारे में, नीति आयोग के बारे में और इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, ये 3 टॉपिक आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑन January 1, 2015 द नीति आयोग वाज फॉर्म। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया। इंडिया adopted centralized planning after independence, but it graduated into decentralized multi-level planning. The responsibility of plan formulation was with the Planning Commission at the center, state and district level, but on 1 January 2015 the Planning Commission was replaced by नीति आयोग। देखो जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमने एक प्लानिंग स्टार्ट की थी, है ना। कौन सा? प्लानिंग कमीशन, जो 5-5 साल पे जो है होता रहता था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ये बहुत लेवल तक वर्क नहीं कर रहा है, तो हमने एक उसको सुधार करके एक और आयोग का निर्माण किया जिसका नाम था नीति आयोग, जो नीतियां बनाएंगी कि देश में विकास किस तरह होगा। तो नीति आयोग का निर्माण कब हुआ? 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन आपको जानना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा दिया है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। नीति आयोग has been set up with the objective of involving the states in economic policy, making for India for providing strategic technical advice to the central and state government। नीति आयोग का काम क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे, सलाह दे कि किस तरह इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, किस तरह से प्लानिंग करके आप किसी भी काम को एक सुसज्जित तरीके से कर सकते हैं जो सबसे बेस्ट हो यहाँ की जनता के लिए। कुछ अप्रोचेस हमको बताना है कि प्लानिंग के क्या अप्रोचेस हैं। जैसे सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग बेटा क्या होता है कि हम किसी भी सेक्टर पे, एक सेक्टर पे फोकस करके उसका विकास करते हैं। हमारे पास वेरियस सेक्टर है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो हमने कह दिया सेक्टोरल प्लानिंग के तहत कि हम सेकेंडरी सेक्टर पे काम करेंगे। जैसे पहला प्लानिंग कमीशन किस पे काम कर रहा था? एग्रीकल्चर पे, है ना, एग्रो बेस्ड था। तो उसी तरह वो क्या है, सेक्टोरल प्लानिंग है, किसी एक सेक्टर को हम लेकर आगे बढ़ा दिए। इसमें क्या दिया हुआ है? सेक्टोरल प्लानिंग मींस प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ स्कीम और प्रोग्राम एम्ड एट डेवलप ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे जितने भी सेक्टर है ना, उन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, ध्यान समझो, वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, हम यानी जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर हो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर टर्शियरी सेक्टर हो जो हमारी सर्विस सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। डिटेल में इसका पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सभी सेक्टरों में जो है अगर हम विकास कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत, तो ये क्या कहलाएगा? सेक्टोरल प्लानिंग। और इसके बाद रीजनल प्लानिंग आ जाएगा। रीजनल प्लानिंग, है ना। The regional planning refers to draw a plan to reduce regional imbalance in development of specific region. It deals with the efficient placement of land use activities, infrastructure and settlement growth across a large area of land than individual city or town. रीजनल प्लानिंग के तहत हम किसी एक विशेष रीजन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करते हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न का जो एरिया हो गया, तो उसको हम किस प्लानिंग के तहत ले लेंगे? रीजनल प्लानिंग के तहत, कि एक विशेष एरिया जो है वो काफी पीछे है, काफी बैकवर्ड है, तो हमें उसे आगे लेकर आना है। माउंटेनियस रीजन, जैसे हम उत्तराखंड की बात कर ले रहे हैं, है ना, जम्मू की बात कर ले रहे हैं, वहां पे हिल इरोजन वगैरह होता रहता है, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह होता रहता है, तो हम उसके विकास की बात करेंगे। किस तरह? हमने मतलब एक स्पेसिफिक रीजन पे बात करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, वहां पे सारी चीजें अच्छा करेंगे, है ना। कुछ गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बेस स्टेशन बनाएंगे, है ना, बिजली वगैरह पहुंचाएंगे, एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एयरपोर्ट रहेगा तो दुनिया भर के प्लेन वहां उतरेंगे, उस क्षेत्र का विकास होगा। तो उसको हम किस में ले जाएंगे? रीजनल प्लानिंग के तहत। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ टारगेट एरिया प्रोग्राम विद सुटेबल एग्जाम्पल।
टारगेट एरिया प्रोग्राम को हमें समझना है। द टर्म टारगेट एरिया प्लानिंग मीन्स टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरिया विच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इसके तहत हम उन एरियाज को लेते हैं जो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से क्या है, बैकवर्ड है, काफी पीछे है। इन ऑर्डर टू रिमूव रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज का मतलब दोनों के बीच जो अंतर है, भिन्नता है ना, जो अंतराल है, उसको क्या कहते हैं, वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हो सकते हैं, डिस्पैरिटीज हो सकती है, और आर्थिक रूप से भी हो सकती है, क्षेत्रीय रूप से हो सकती है। द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग। इसके तहत प्लानिंग कमीशन ने क्या निकाला, टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोचेस निकाला, ताकि टारगेट एरिया के तहत, जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए, और टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच, इसके तहत हम उस एरिया का विकास करते हैं जो एरिया आर्थिक रूप से पिछड़े में चल रहा है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन इट्स रिसोर्सेज बेस, बट समटाइम रिसोर्स रिच रीजन आल्सो रिमेन बैकवर्ड। किसी भी क्षेत्र का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो तभी सही होता है कि जब वहां पे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे आयरन ओर हो, तेल का खदान हो, सोने की खदान हो। लेकिन कहीं कहीं हम लोगों ने देखा है कि टेक्नोलॉजी की कमी से वहां पे रिसोर्सेस हैं फिर भी वो बैकवर्ड है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम अफ्रीका को ले सकते हैं, पर अभी हम वर्ल्ड के लेवल में नहीं, इंडिया के लेवल में पढ़ रहे हैं। हाँ, उड़ीसा आप देख सकते हैं, एक अच्छा एग्जांपल है। बिसाइड रिसोर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। सेम वही आगे वाला टॉपिक है कि रिसोर्सेस तो है, ठीक है, उस एरिया में रिसोर्स हमको देखने को मिल जा रहा है, पर वहां पे और किस चीज की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कोई आए वहां पैसा लगाए, वहां से रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करे, ताकि लोगों के लिए वो लाभदायक हो, वहां की इकोनॉमी सही हो। अब वहां पैसा कौन लगाएगा, ऐसे थोड़ी लगा देगा, एक प्लानिंग करके लगाएगा कि वहां पे रोड वगैरह होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरियाज एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे सारे एरिया किस में आते हैं, टारगेट एरिया के तहत आ जाते हैं, है ना। जैसे कि और ये सारे एरिया किस में आ जाएंगे, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया, जहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी होती है, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कई सारे प्रोग्राम वगैरह हम लोगों ने निकाला है कि जहाँ पे डिजर्ट डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पे डिजर्ट वाला क्षेत्र है वहां पे किस तरह विकास किया जाए। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, जो हिली एरिया है उसका विकास करने के लिए हमने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को निकाला। द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA, अंडरलाइन कर लीजिएगा, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एंड मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी MFDA, विच आर द एग्जांपल ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। ये दो आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेंगे टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के तहत। हमने इस SFDA के तहत हमने उस फार्मर्स को सपोर्ट किया, उनका विकास किया जो छोटे मोटे फार्मर, छोटी मोटी जिनके पास खेती है। ये मार्जिनल फार्मर जो या तो जिनके पास अपनी खेती नहीं है, जो दूसरों की खेती कर रहे हैं, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाके नोमैडिक एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो दो संस्थाएं हैं ये इन पे काम कर रही थी। इन द 8th 5-year plan, special areas program were designed to develop infrastructure in the hill areas, northeastern state, tribal areas and backward area. Example, देखो अब जब हमारा 8वां 5-year प्लान आया तो इसके तहत हमने क्या किया, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके विकास पे काम किया। नोट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा इसको, है ना। और किस पे काम किया, हिली एरियाज पे हमने काम किया, ट्राइबल एरियाज पे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो ट्राइबल लोग हैं उनके विकास पे हमने काम किया। जैसे एग्जांपल में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ भरमौर रीजन इन हिमाचल प्रदेश। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है भरमौर, यहाँ पे गद्दीस कम्युनिटी रहती है हिमाचल प्रदेश में, और कश्मीर के भी एरिया में आप देखेंगे तो गद्दीस कम्युनिटी आपको कश्मीर में भी देखने को मिल जाएगी। देखिए इस पूरे रीजन में ना, इस पूरे रीजन में एक कम्युनिटी है गद्दीस, नाम नोट कर लीजिएगा, बुक में अगर नहीं होगा तो अंडरलाइन कर लीजिए, होगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। गद्दीस ये क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ये लोग क्या करते हैं, भेड़ वगैरह जो है पालते हैं,
ये ट्रांस ह्यूमन्स होते हैं। ये क्या है? ट्रांस ह्यूमन्स, ह्यूमन्स लिखिए, ह्यूमन्स कहिए इसको। ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब जैसे कि मान लो ये प्लेन वाला एरिया है और ये आगे क्या है? पर्वत है। यहां पर ये लोग रह रहे हैं। जब यहां पे ठंडी बढ़ जाती है तो ये लोग कहां आ जाते हैं? प्लेन वाले एरिया में आ जाते हैं, अपने जानवरों को लेकर, अपने भेड़ों को लेकर। और जब यहाँ पे गर्मी मतलब वहां पे ठंडी खत्म हो जाती है, यहाँ ठंडी आ जाती है, तो वो लोग उस वाले रीजन में चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इनके डेवलपमेंट पे काम किया गया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं, इनकी संख्या है। उसके बाद हमने और क्या बनाया? इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया प्रोजेक्ट बनाया हमने राजस्थान में। बहुत लंबा कैनाल है ये, इंदिरा गांधी वाला। आगे भी ये टॉपिक पढ़ेंगे हम, क्योंकि डेजर्ट वगैरह होता है तो इस कैनाल के माध्यम से उधर भी पानी पहुंच जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ही शानदार दिया हुआ है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया वर drawn keep in view their topographical, ecological and social economic conditions support the statement with a suitable explanation। जो भी हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में बना है, ये भारत की टोपोग्राफी को देखते हुए बना है कि कौन सा क्षेत्र कैसा है, हिली रीजन कैसा है, वहां की इकोनॉमी किस तरह सही की जा सकती है, हर चीजों को ध्यान दिया गया है। डेजर्ट वगैरह के देखो, बारीकी से देखोगे तो ट्राइबल कम्युनिटी, डेजर्ट, हिली एरिया, प्लेन का एरिया, जो बैकवर्ड लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे, सबका ध्यान रखा गया है। इस स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल पीछे आप पढ़े हैं कि हर चीज का ध्यान दिया गया, तो यस लिख के आप स्टार्ट कर दीजिए। The hill area development program in India were drawn keeping in the view their topographical and ecological, social, economic conditions because the main objective of this program was development of। अब इस प्रोग्राम का, जैसे कौन सा प्रोग्राम? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्या है? हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना, हॉर्टिकल्चर आपको पढ़े हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना, पोल्ट्री सिस्टम, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, इन सभी चीजों को बढ़ावा देना जो है इसका काम था। इस एग्जांपल के तहत हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें पॉसिबल हुई, जैसे द प्रोग्राम वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल कमिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981। ये प्लान किसके द्वारा रिकमेंड किया, किसके द्वारा कहा गया कि आप ऐसी प्लानिंग लेके आइए? तो नोट कर लीजिएगा, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका फॉर्मेशन हुआ था NCDBA का। कब हुआ था? 1981 में। इसने ही रिकमेंड किया कि आप जो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ मुद्दों पर काम करिए। विच सेट क्राइटेरियन that the hill areas having height above 600 meter and not covered under tribal subplan be treated as backward hill areas। अब इसने कहा कि उन एरियाज को आप क्या करिए? बैकवर्ड हिल एरिया में लीजिए जिसकी हाइट लगभग 600 मीटर है और जहां पे ट्राइबल सब प्लानिंग नहीं हुई है, ट्राइबल्स को लेकर कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वाला रीजन, या वेस्टर्न घाट का रीजन देख लीजिए, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी ट्राइबल लोग रहते हैं जंगलों में। ये वाला पूरा रीजन देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न का पूरा रीजन देखेंगे, तो ये सारे वैसे एरिया हैं। अगर पूछ दिया क्वेश्चन हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके तहत आया है, तो आप बोल देंगे क्या? नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981। द प्रोग्राम कवर ऑल हिल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिकिर हिल एंड नॉर्थ हिल ऑफ आसाम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इट वाज स्टार्टेड इन द 5th 5 ईयर प्लान। और ये स्टार्ट कब किया गया था? 5th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। फॉलोइंग वैल्यूज इज द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया। कुछ वैल्यूज रखे गए। क्या क्या वैल्यूज रखे गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि वहां पे सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इक्वालिटी हो, सोशल सामाजिक रूप से लोग क्या करें? प्रोग्रेस कर सके। और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर भी चलता जा रहा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। हाउ डज दिस प्रोग्राम हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ड्रॉट प्रोन एरिया पे हमने कैसे कैसे प्रोग्राम, जहां पे सूखा पड़ जाता था, किस तरह हमने ड्राई लैंड में जो भूमि काफी सूखी थी वहां भी हमने एग्रीकल्चर का विकास किया है ना। तो उस पर हम चलते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट,
ड्राउट प्रोन एरिया का डेवलपमेंट के लिए हमने काम कब से शुरू किया? चौथे 5 ईयर प्लान से, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्राउट प्रोन एरिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो भी सूखे वाला एरिया है वहां के लोग हैं उनको हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट देंगे एक बड़ी मात्रा में। This program emphasized on irrigation projects, land development program, afforestation, grassland development, and creation of basic rules infrastructure such as electricity, road, market, credit, and services. इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया? लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, उस एरिया की बिजली सही की गई, रोड सही किया गया, अफॉरेस्टेशन को रोका गया, अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिला। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की लगातार कटाई, अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को निरंतर रूप से लगाना। अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया गया, लोगों को क्रेडिट दिया गया। क्रेडिट का मतलब एक तरह का लोन होता है जिसपे ब्याज कम लगता है और अगर उचित समय पे आप चुका देते हैं एक साल में तो ब्याज नहीं भी लगता है। वो हर बैंक का, हर गवर्नमेंट का अपना अपना रूल होता है। क्रेडिट दिया गया, कुछ पैसे को लेकर ये अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, मार्केट वगैरह को डेवलप किया गया उस एरिया से। द नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ऑब्जर्व दैट दिस प्रोग्राम, देखो इस ऐसे ना 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। 8 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना हमको दिख रही है। ऑब्जर्व दैट दिस प्रोग्राम इज लार्जली कन्फाइंड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर which major focus on the restoration of ecological balance. अब द नेशनल कमेटी डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज में हम इस प्रोग्राम के तहत देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोलॉजी को बैलेंस करने का ये काम कर रहा है। जो सूखा क्षेत्र है वहां पर भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का काम ये कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास भूमि तो उतनी ही है, लैंड हमारे पास तो उतना ही, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? डेवलपमेंट के लिए बैरल लैंड को लोग फर्टाइल लैंड बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा फेलो लैंड है, करंट फेलो लैंड है जो 5 साल से छूटा हुआ है, 1-1 साल से छूटा, उसको भी यूज करेंगे एग्रीकल्चर के रूप में। ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर सोसाइटी इज बीइंग फोर्स्ड टू यूटिलाइज मार्जिनल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वही सेम चीज, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो मार्जिनल लैंड है, जो लैंड हम वहां पे खेती नहीं हो रही है, हम उसको भी इस्तेमाल में ले रहे हैं और इससे क्या हो रहा है? इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोलॉजी में इम्बैलेंस आ रहा है। तो हमें जो है द अदर स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज इंक्लूड एडॉप्टेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल, द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल एंड प्लांट एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड ऑन द बेसिक कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट ड्रॉन प्रोन एरियाज। तो इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया? हमने एक तरह का वाटर शेड डेवलपमेंट एक छोटे लेवल में, माइक्रो लेवल में हमने स्टार्ट किया। कैनाल बना देना है ना, अगर हम क्या बना देते हैं, कैनाल बना देते हैं तो उस एरिया की जो भूमि होगी उसमें बराबर नमी रहेगी और धीरे धीरे वो अपनी फर्टिलिटी को गेन करता चला जाएगा। अब नमी कैसे आएगी? पानी अंदर से रिस के सॉइल में पहुंचता है ना, इस तरह से बैलेंस बना रहेगा। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री प्रोन टू ड्रॉट। अब प्लानिंग कमीशन ने लगभग 67 जिले ऐसे थे जिसको उसने मार्क किया कि ये कैसे है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। द इरिगेशन कमीशन 1972, अंडरलाइन कर लेना 1972, The Irrigation Commission 1972 introduced criterion of 30% irrigated areas and demarcated the drought prone areas. अब जो हमारा इरिगेशन कमीशन, जो हमारा सिंचाई आयोग है 1972 का, उसने क्या किया? लगभग 30% इरिगेटेड एरियाज को डिमार्क किया कि हमें इरिगेशन इतने एरियाज में पहुंचा देना है। The drought prone areas in India is spread over semi-arid and arid tract of Rajasthan, Gujarat, Western Madhya Pradesh, है ना, मराठा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, या फिर इसको हम मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं, तेलंगाना प्लेटोस ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेटो, हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दिस रीजन। ये सभी जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ सूखा पड़ जाता था, और जब से इरिगेशन सिस्टम अच्छा हुआ इरिगेशन कमीशन के तहत,
तब से जो है यहाँ पे अच्छी तरह से खेती होने लगी। इस प्रोग्राम का रोल क्या था? दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, है ना। अब जो ड्राई लैंड थे, जो सूखी जमीन थी, वहां पे एग्रीकल्चर काम आया। दे एम्फेसाइज ऑन द वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। कई सारे लोगों को वहां पे वाटर शेड मैनेजमेंट सिखाया गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखाया गया, ताकि वो खुद से भी क्या कर सके, पानी की बचत कर सके। दे एम्फेसाइज ऑन द इरिगेशन प्रोजेक्ट इन ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहां पे बहुत सारा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, है ना, जो सूखे वाले एरिया है, ताकि वहां की भूमि फर्टाइल हो सके। अब हमें भरमौर रीजन के बारे में एक छोटा सा देना है। भरमौर रीजन के आपको मैंने पहले ही बता दिया है, भरमौर रीजन है ना। आप देख सकते हैं चंबा, कुल्लू, है ना, लेह लद्दाख का रीजन, जम्मू कश्मीर का रीजन, जम्मू का रीजन, हिमाचल प्रदेश का रीजन, ये सब किसमें आ जाएंगे? भरमौर क्षेत्र में आ जाएंगे। दिस रीजन लाइज बिटवीन 30 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ एंड 32 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये इसका लैटिट्यूड है और ये इसका लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पे ये लाई करता है भारत में, ये लर्न कर लीजिएगा। 76 डिग्री 22 मिनट ईस्ट एंड 76 डिग्री 53 मिनट ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूड है। इस वाले रीजन में ये क्षेत्र आता है। लगभग 1818 स्क्वायर किलोमीटर का ये रेंज है। हाइट जो आपकी 1500 मीटर से लेकर 3700 मीटर सी लेवल से। समुद्र से इस रीजन की ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर से लगभग 3700 मीटर। भाई पहाड़ी क्षेत्र है, इंडिया का एकदम ऊपर वाला रीजन है, समुद्र तो एकदम नीचे है, तो समुद्र से इसकी ऊंचाई 1500 से लेकर 3700 तक होती है। यहाँ पे गदीस कम्युनिटीज होते हैं। कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे है? गदीस कम्युनिटी। मैंने अभी बताया हूँ। इट हैज पीर पंजाल इन द नॉर्थ एंड धौलाधार इन द साउथ। यहाँ पे पीर पंजाल नाम का एक पर्वत श्रेणी एकदम नॉर्थ में है और धौलाधार नाम का एक छोटा सा दर्रा आपको साउथ में देखने को मिलेगा। इन द ईस्ट द एक्सटेंशन ऑफ धौलाधार कवरेज विद पीर पंजाल नियर रोहतक पास, है ना। अब देखो पास क्या होता है? पास क्या होता है? पहाड़ों के बीच जो रास्ते होते हैं, जो दर्रे होते हैं, उसको हम पास कहते हैं। तो पीर पंजाल और पीर पंजाल और धौलाधार को कौन जोड़ता है आपस में? रोहतक पास। द रिवर रावी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द बुंदेल एंड द तुंगदहेन ड्रेन दिस टेरिटरी एंड कार्व आउट डीप गॉर्जेस। द रिवर डिवाइड द रीजन इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन कॉल्ड होली, खानी, कुप्टी एंड तुंगदास एरिया। अब देखो ये आपकी रावी नदी है, ध्यान से देखना। ये आपकी क्या है? रावी नदी। रावी नदी और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज इसको 4 एरिया में बांटते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया, मेन नदी कौन सी है? रावी। ऐसे रावी गई और कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी आकर आपस में मिल गई, तो कितने एरिया हो गए? 1 2 3 4 हो गया ना। तो 4 एरिया में इसको डिवाइड करती है। उन चारों एरिया का आपको नाम याद कर लेना है। कौन कौन से नाम है? ठीक है ना। नाम कौन कौन से हैं? होली, थानी, कुप्टी एंड तुंदा एरिया। ठीक है ना, नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा आपका एमसीक्यू में, तुंदा का संबंध किससे है? तो आपको बताना है भरमौर एरिया से। ठीक है ना, या फिर कुछ भी पूछ सकता है। और नदियों के नाम रावी की ट्रिब्यूटरी है, बुंदेल और कौन सी? तुंदहेन। ये भी याद कर लीजिएगा। Vermor experiences freezing weather condition in the snowfall in winter. It means monthly temperature in January remain 4 डिग्री सेल्सियस and July 26 डिग्री सेल्सियस। भरमौर में लगभग ठंडी बराबर रहती है। जब भारत में विंटर सीजन आता है तो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है, और जुलाई में जब हमारे यहाँ प्रचंड धूप होता है तब यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है 26 डिग्री सेल्सियस। मतलब ठंडी लगभग बराबर रहती है। अब 5 हमको ऐसे पॉइंट बताने हैं जिससे हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने भरमौर में किया हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? भरमौर में हमने क्या काम करा है? तो हम देखते हैं, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ गद्दीस एंड नैरोइंग गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भरमौर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में एक तो क्षेत्र है भरमौर का, और भी कई सारे एरिया हैं, पर जितना डेवलपमेंट और एरिया में हुआ था भरमौर में नहीं हो पाया था, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी ज्यादा थी, ठंडी भी ज्यादा था, और यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे। तो हमने इसके विकास पर भी काम करने लगे। जिस तरह हमने हिमाचल प्रदेश के अन्य डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे थे, उसी तरह हम लोग भरमौर पर भी काम कर रहे थे। द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अटायर्ड एक्टिविटीज एज वेल एज सोशल कम्युनिटी सर्विसेज। हमने उसपे कौन कौन से प्रायोरिटीज पे काम किया? वहां पे हमने सड़कें बनवाई,
हमने एग्रीकल्चर को अच्छा किया, गदरीज कम्युनिटीज जो है उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने एक अच्छा काम किया। वहां पे इंप्रूवमेंट इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे हमने अच्छी हेल्थ दी, पोर्टेबल वाटर दिया। पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसा जल जो पीने योग्य, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल वाटर, स्कूल खोले, ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग लोगों को दिया, मार्केट दिया, है ना, बिजली सप्लाई अच्छी की, बाजार व्यवस्था वहां हमने अच्छा किया। उसके बाद एग्जाम्पल, विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी, होली एंड खानी एरिया आर मेन बेनिफिशियरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब हमने बताया था ना 4 एरिया में डिवाइड हो गया था पूरा भरमौर, तो वहां पे जो खोली और खानी नाम का गांव है, जो एरिया है, उसको आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। वहां पे बहुत ही ज्यादा विकास किया गया। ये करके कल्चरल डेवलपमेंट है, इनके कल्चर को बढ़ावा दिया गया। टूरिज्म बढ़ेगा ना, इससे लोग इनके कल्चर को देखने जाएंगे। जब लोग इनको देखने जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, वहां पे बाजारों में कमाएंगे लोग, अपने जो उनके हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हाथों से बनाई हुई जो ट्रेडिशनल चीजें, उनको बेचेंगे तो इनको इनकी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ इनको भी रोजगार मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट हमने इनको दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया गया, एनिमल हस्बेंड्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को इधर बढ़ावा दिया गया। द गद्दीस had traditionally subsistence agriculture, come pastoral economy. Later during the last 3 decades of the 20th century, pulses and other cash crop became one of the main crop in this area. और एग्रीकल्चर इतना अच्छा हुआ यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत कि दाल और अन्य कुछ कैश क्रॉप जो है यहाँ पे मेजर क्रॉप बन गई इस एरिया में। Development is a multi-dimensional corrupt and signifies the prestige irreversible transformation of the economy, society, environment, which value lead the development। थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ के एक बार समझ लेते हैं। Development is a dynamic concept that used to describe the state of particular society and the progress change of experience by them। देखो डेवलपमेंट क्या होता है ना कि एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है, मतलब आप डेवलपमेंट को एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं, आपको कई नजरिए से देखना पड़ेगा। हर तरह के विकास को अगर आप एक साथ लेकर चलते हैं तब आप वाकई में डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे आपके स्कूल का क्या, कैसे बच्चों का विकास है, क्या बच्चों को पढ़ा देना विकास कहलाएगा? कई चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, बच्चे को बोलना है, टेक्नोलॉजी के स्तर पे वो आगे बढ़े, लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो, स्पोर्ट के सेक्टर में वो आगे बढ़े, जिसमें बच्चे की रुचि है वो उसमें आगे बढ़े। तो ये क्या है, एक डायनेमिक सोच है ना। इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री द मेन क्राइटेरिया ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ सोसाइटी स्टेट वर द इंटरेक्शन प्रोसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। बहुत पुराने समय में डेवलपमेंट का ये क्राइटेरिया नहीं था। हम सोचते थे कि फिजिकली ह्यूमन जितना आगे जा रहा है उसको जाने दो। समझ आ रहा है आपको? इतना ज्यादा डायनेमिक हमारा सोच नहीं था, जो जितना कमा ले रहा है उसके लिए पर्याप्त हो जा रहा था। इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज हैव हेल्प इन इंक्रीजिंग द पेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको, है ना, आ सकता है, ये 6 नंबर में आ सकता है। These have helped in increasing the pace of human environment interaction, so the pace generated and increased technological progress and transformation of creation in the institution। देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन का ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आपका ये स्कूल है, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं मैं अग्रसर कर रहा हूं कि आप अपना विकास कैसे करें। क्या मेरे पढ़ाने से आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि केवल पैसा कमा लेंगे तुम्हारा विकास हो जाएगा? आप अभी आपकी सोच बदली। इसके पहले आप क्या सोचते थे, बहुत सारा पैसा हो, अरे हमारा विकास हो गया, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। नहीं, आपके अगल बगल का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। एक सामाजिक स्तर पे अगर आप अच्छे होंगे तभी आपका विकास अच्छा हो पाएगा। तो आफ्टर द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर्ड एज वन कंसेप्ट, but due to unequal distribution and a faster rate of growth in poverty seen even the developed nation। देखो दूसरे विश्व युद्ध के पहले विकास का सोच कुछ और था, ह्यूमन डेवलपमेंट में आप पढ़े इस चीज को, पर अब विकास का थिंकिंग कुछ और है। अब विकास की देखो, पहले क्या सोचा जाता था, विकास कब है, जब एक देश काफी मजबूत हो जा रहा है, बहुत सारे हथियार है, कोई अगल बगल से लड़ नहीं पा रहा है, तब वो देश उसको अपने आप को क्या समझ, एक विकासशील देश समझता था।
पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये कंसेप्ट बदल चुका है। आप कितने भी मजबूत हो जाइए, अगर आपके यहाँ पॉवर्टी है तब आप डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप्ड नेशन में नहीं आएंगे। तो भूखमरी भी दूर करना जरूरी है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट not only restricted to the economic sphere alone but also include the balance and equality among people in terms of welfare and quality of life of people, health, education and other facilities, equal opportunity to all। डेवलपमेंट वो है जहां पे सभी वर्ग के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, पॉवर्टी ना रहे, इन्वायरमेंट फ्रेश रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे, इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, सबके पास उनके राजनीतिक और सिविल अधिकार हो। अब आप खूब विकास कर लीजिए चाइना जैसा, पर लोगों से उनके अधिकार ही छीन लीजिए तो कहां से डेवलपमेंट है? नहीं है डेवलपमेंट। चलिए ये रहा आपका डेवलपमेंट। अब एक नया टॉपिक है आपका क्या, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में। तो तब तक आप लोग पूरा 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी आप रिवाइज करिए, फिर हम इंदिरा गांधी कैनाल को स्टार्ट करते हैं। जल्दी करिए। चलो, इंदिरा गांधी कैनाल ये आपका लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो 2 स्टेज में इंदिरा गांधी कैनाल को बांटा गया है। एक नहर है, बहुत लंबी नहर है, जो आपका हैरिक बैरेज से लेकर लगभग जैसलमेर तक आती है। इसका मेन कैनाल टेरिस हैरिक बैरेज से, और बहुत ही लंबा एरिया ये कवर करती है ना। राजस्थान का पूरा एरिया ऐसे कवर करते हुए आपकी ये कैनाल आ जाएगी। अभी हम देखेंगे तो स्टेज 1 ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो स्टेज 1 आप देख लीजिए, आपका बीकानेर वगैरह एरिया, पूरा गांधीनगर वाला एरिया पूरा आता है स्टेज 1 में, सबसे ऊपर वाला नॉर्दर्न एरिया में आता है। तो क्या है इसमें, दिस कमांड एरिया कवर गंगानगर, अंडरलाइन करते रहना, गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5.53 लाख हेक्टेयर अलॉन्ग विथ जेंटल undulating topography and irrigation system was introduced in the stage in early 1960। स्टेज 1 में देखो बीकानेर से लेकर गांधीनगर वाला पूरा एरिया जो है इसमें आ जाता है। लगभग 5.53 5.5 लाख हेक्टेयर में ये पूरा फैला हुआ है। इस पूरे रीजन को जो है ये कैनाल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेज 1 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1960 में। उसके बाद स्टेज 2 में इसके काम को और आगे बढ़ाया गया। स्टेज 2 में लगभग 14.10 लाख एरिया कल्चरेबल लैंड को ये कवर किया है ना, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बरमर, जोधपुर, नागपुर, चुंग डिस्ट्रिक्ट, हॉट डेजर्ट विद शिफ्टिंग एंड सैंड ड्यून एंड टेम्परेचर सोरिंग टू 50 डिग्री सेल्सियस इन समर आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन। तो दूसरे स्टेज में जैसलमेर का एरिया, जोधपुर का एरिया, चुंग जैसा एरिया जहां पे लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, उसको भी ये इंदिरा गांधी कैनाल कवर करता है। अब थोड़ा सा इससे क्वेश्चन देख लेते हैं इस इंदिरा गांधी कैनाल से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ हैज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंदिरा, अब ये मत भूलिएगा आप लोग कि 2 भाग में इसको बनाया गया था। एक को रखा गया स्टेज 1 में और एक को रखा गया स्टेज 2 में। अब बन कब गया था ये? 1960 1960 में, ठीक है ना। हाउ हैज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल इरिगेशन इन द ड्राई लैंड ऑफ राजस्थान इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द रीजन पॉजिटिवली। हमको 3 पॉइंट ऐसे बताने हैं कि किस तरह जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो राजस्थान के एरिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया पॉजिटिवली। हमको 3 कारण इसके बताने हैं। तो देख लीजिए, पहला CAD कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत ये कैनाल बनाया गया था। CAD अफॉरेस्टेशन एंड पास्चर प्रोग्राम डेवलप्ड इन द डेजर्टिक एरिया इनटू ग्रीनलैंड। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन को और पास्चर प्रोग्राम चलाकर जो डेजर्ट वाला एरिया उसको क्या बनाया गया? एक ग्रीन लैंड बनाया गया, हरा भरा थोड़ा सा उसको। जो भी डेजर्ट वाला एरिया मतलब जहां पे एकदम बालू है वो नहीं, जहां पे सूखा पड़ रहा है लगभग डेजर्ट का प्रभाव है, उसको ग्रीन लैंड में कन्वर्ट किया गया। स्प्रेड ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप। जब से कैनाल बना एग्रीकल्चर की मात्रा बढ़ गई है ना, प्रोडक्टिविटी वहां की बढ़ गई और क्रॉप की इंटेंसिटी का मतलब एक एरिया में कितना क्रॉप हो रहा है। मैंने एक फार्मूला कल बताया था है ना, NCT ऐसे करके अपॉन × 100 है ना, वो क्रॉप इंटेंसिटी आ रहा है। मतलब एक एरिया में कितना क्रॉप हो रहा है वो उसकी क्रॉप इंटेंसिटी है। समझ आ रहा है? जैसे मैं मान लो 1 बीघे में कोई 4 कुंटल निकाल रहा है, 1 बीघे में कोई 6 कुंटल निकाल रहा है,
तो एक की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है 6 क्विंटल और एक की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है 4 क्विंटल, यानी कितना प्रतिशत वो ज्यादा उगा रहा है और ये कम उगा रहा है, ये क्या कहलाएगा क्रॉप इंटेंसिटी कहलाएगा। तो क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ गई, फार्मूला इसका भूलना नहीं है। हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन बाय विंड, सॉइल इरोजन बंद। अच्छा बताओ, कैनाल है, भूमि अच्छी हुई, पेड़ पौधे लगने लगे, क्रॉप्स लगने लगे, तो सॉइल इरोजन तो होगा नहीं, हवा जो मिट्टी को उड़ा ले जाती थी वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। रिड्यूस सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम, है ना, इससे क्या हुआ कि सिल्टेशन कैनाल सिस्टम का कम हुआ, जैसे कि जो पानी होता है वो जो खारा होने लगा, सॉरी सिल्टेशन का मतलब सिल्ट जो होता है ना, जो सिल्ट बहता है वो बहकर किसी और एरिया में नहीं जाने लगा बल्कि इन्हीं एरियाज में डिपॉजिट होने लगा। ट्रेडिशनल क्रॉप सोन इन द एरिया लाइक ग्राम, कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप बोए जाने लगे जैसे ग्राम, बाजरा, ज्वार, है ना, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल क्रॉप, जैसे कुछ क्रॉप वहां पहले बोए जाते थे जैसे कि ग्राम, बाजरा, ज्वार, ये उनकी जगह क्या बोया जाने लगा व्हीट, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में इन सभी फसलों में पानी की जरूरत होती है अधिक मात्रा में। अब इंदिरा गांधी कैनाल से वो पानी इनको मिलने लगा। तो ये 3 पॉइंट बोला था, पर आपके पास ये 4-5 पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। अब पूछ देगा किस प्रोग्राम के तहत, तो आप याद रखिएगा CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है ना। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल। 5 कुछ ऐसी नेसेसिटीज आपको बतानी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंदिरा गांधी कैनाल के निर्माण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करे। तो देख लेते हैं किस तरह सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी इंदिरा गांधी कैनाल की। इंदिरा गांधी कैनाल एक लंबे समय तक टिकेगा, वहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा, कैनाल में कैनाल खराब नहीं होगा। क्या देखें, केयरफुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी इन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कैनाल आपने खोद दिया उसके बाद कैनाल सूखेगा नहीं, सूख भी सकता है। तो पानी की निरंतरता, कॉन्स्टेंटिटी उसमें बनी रहे, इस पे हमको इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। भैया एक कैनाल का महत्व कब होता है, जब उसमें पानी होता है। अब पानी उसमें ना रहे, पानी खारा पानी बन जाए, पानी खराब हो जाए, तो फिर क्या मतलब रह जाए। तो वाटर मैनेजमेंट में हमें काम करना चाहिए। एडॉप्टेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप सच एज सिट्रस फ्रूट इंस्टेड ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ऐसे एरियाज में जो इंदिरा गांधी कैनाल के इर्द गिर्द आते हैं, 14.10 लाख हेक्टेयर आपको दिखाया गया ना पीछे। अच्छा, पहले फेज में कितना था 5.53 लाख, उसके बाद जब सेकंड स्टेज कंप्लीट हुआ तो 14.10 और समथिंग ऐसे था। तो हमें ऐसे क्रॉप्स बोने चाहिए, उधर सोन करने चाहिए जो सिट्रस हो। सिट्रस फ्रूट मतलब अंगूर, है ना, मतलब खट्टे फल, खट्टे फलों का उत्पादन करने वाले पौधों का हमें वहां पे प्लांटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो खट्टे फल होते हैं उसमें पानी की आवश्यकता कम होती है ना। आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी या फिर क्या नाम है, अफ्रीका के अपर पार्ट में आप पढ़े होंगे ना मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, सिट्रस फ्रूट का ज्यादा निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि तो पहले तो रीजन इक्वेटर पे पड़ता है, इक्वेटर पड़ने के कारण पानी की कमी हो जाती है, और साथ ही साथ सिट्रस फ्रूट रहेगा तो कम पानी में उत्पादन हो जाएगा, इसका ध्यान देना है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 नंबर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस conveyance loss of water, few important programs shall be taken into account such as CAD program, the lining of water courses and land development, leveling, water bandi system, equal distribution of canal water in the command area of the outlet। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, वाटर के लॉस को बचाने के लिए हमको COD के तहत काम करना पड़ेगा। जो हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल से, पहली बात हम इक्वली करें और एक अमाउंट फिक्स कर दें, इतने अमाउंट पे हम वाटर इरिगेशन के लिए देंगे। ये नहीं कि पानी चालू करके छोड़ दो। अब किसान को पता क्या कितना पानी उसकी फसल को चाहिए, पानी वेस्ट होते जा रहा है, कैनाल का सारा पानी। कैनाल बनाया क्यों गया है? ताकि लोगों को मदद मिल सके, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। द एरिया शुड बी रिक्लेम्ड दैट गॉट अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग क्या होता है? अगर एक जगह वाटर इकट्ठा हो जाता है तो पानी खराब हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग। और सॉइल सैलिनिटी का मतलब जब पानी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो सॉइल सैलिनिटी उससे कहा जाता है। अच्छा, एक बात, पानी एक जगह रुकेगी तो
सॉइल सैलिडिटी होगा, तो इसको बचाना चाहिए। ये थोड़ा सा जो एरिया इसे अफेक्टेड हो गया उसे रिक्लेम करना चाहिए, दोबारा उसकी सफाई वगैरह करके उसको सही करना चाहिए। प्रोमोटिंग इको डेवलपमेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट स्पेशली इन स्टेज 2 कमांड एरिया थ्रू अफॉरेस्टेशन, सेंटर बेड एंड प्लांटेशन। अच्छा देखो, ये ऊपर वाला एरिया तो स्टेज 1 में आता है, देखो इधर ऊपर वाला एरिया किसमें आता है? स्टेज 1 में। नीचे वाला ये वाला जो एरिया स्टेज 2 में आता है, और स्टेज 2 में आपको राजस्थान का डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेड़ पौधे भी कम होते हैं, तो ऐसे एरिया में जहाँ तो एक तो डेजर्ट का खतरा है, डेजर्ट है तो वहाँ पानी सूखेगा ही सूखेगा, टेम्परेचर वहाँ पे ज्यादा हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमें अफॉरेस्टेशन और पास्चर लैंड का बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि हमारी पानी स्टेज 2 में तो ना सूखे कम से कम। ऊपर तो मान लीजिए रावी नदी, सतलज नदी वगैरह है, वहां से पानी आ जाता है, पर नीचे तो उतना पानी का सोर्स है नहीं, एक दो नदियां हैं जो खारी नदियां हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें अफॉरेस्टेशन वगैरह का बढ़ावा देना पड़ेगा। 5 पॉइंट था, 5 आप लोगों ने पढ़ लिया, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको भी। टू प्रमोट सोशल सस्टेनेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर लैंड कल्टीवेशन टू द लैंड अलॉटर एंड पुअर बैकग्राउंड। जो यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ पैसा देकर, कुछ इन्वेस्टमेंट करके भी हमको ये सिखाना पड़ेगा किस तरह अपनी जमीन को सही रखें। जमीन सही रहेगा, लैंड सही रहेगा, तो एक कैनाल भी सुरक्षित रहेगा। Other sector of the economy in addition to agriculture, animal husbandry and allied activities should be encouraged for attaining economic sustainability. कुछ अलग अलग सेक्टर्स पे भी काम करना पड़ेगा, जैसे एनिमल हस्बेंड्री जो हो रहा है, पशुपालन वगैरह हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, इसको भी एक अच्छा रूप देकर इसको अगर हम बढ़ावा देंगे तो लैंड सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, इंदिरा गांधी कैनाल भी सुरक्षित रहेगा और वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी सस्टेन रहेगी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहेगी। इंदिरा गांधी कैनाल में बराबर देख लीजिए आप लोग, ये पूरा रीजन स्टेज, जो रेड वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, रेड वाला रीजन किस में आ जाएगा? देखिए यहाँ से सतलज नदी, 20 नदी यहीं पे बना हुआ है, हैरिक बैरेज, इसी नदी का पानी जो है, ब्यास नदी का पानी इसमें आता है। तो एक ही तो नदी का स्रोत है इसका, यहाँ तक तो ठीक रहता है, ये वाले रीजन तक तो स्टेज 1 में तो ये सही रहता है, स्टेज 2 में सूखना शुरू हो जाता है। तो अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना, ऊपर पीछे बहुत सारी चीजें आप पढ़े हैं, किस तरह इंदिरा गांधी कैनाल की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाई जाए। अगर 5 पॉइंट 6 पॉइंट बोल दिया, अगर 7 पॉइंट दिया, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। खूब बढ़िया से रट लीजिएगा, पीछे वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से आंसर लिख लीजिएगा, एकदम लापरवाही नहीं करनी इसमें। अब देखिए कुछ चीजें हैं कि किस तरह हम प्लानिंग प्रोसेस को बेहतर करें, है ना। तो ये पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इक्विटी को बढ़ावा दीजिए। किसको बढ़ावा दीजिए? इक्विटी। आप देख रहे हैं ना, इक्विटी में एक बार और समझा दे रहा हूं, इक्विटी क्या होता है। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं और तीनों लोगों को ये गेम देखना है, फुटबॉल का गेम तीनों लोगों को देखना है। ये तो लंबा है, देख ले रहा है, इसको इसके पास टेबल पे चढ़ के देख रहे, पर ये विकलांग है और इसके पास टेबल भी है, लेकिन ये देख नहीं पा रहा है। तो जो व्यक्ति लंबा है उसको टेबल की जरूरत नहीं है, वो अपने से छोटे को क्या कर सकता है, ये अपना टेबल दे देगा तो ये भी मैच अच्छे से देख सकती है। पर जो विकलांग है इसके लिए हम क्या करें, एक सीढ़ी बना दे ताकि सीढ़ी पे आराम से चढ़ के चेयर पे मैच देख सके। तो समाज का तीनों तबका जो है मैच का एंजॉयमेंट ले पा रहा है। ये क्या कहलाएगा? इक्विटी। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज का बैकवर्ड क्लास भी अपर क्लास में एकदम समक्ष रहकर चीजों का लाभ उठा सके, वो इक्विटी कहलाता है। और इक्विटी मिलता किसको है? जो बैकवर्ड क्लास होता है। थोड़ी छूट, इक्विटी का मतलब छूट भी ले सकते हो उसे, है ना। सस्टेनेबिलिटी, कोई चीज लंबे समय तक बनी रहे, फ्यूचर में भी, जैसे आज के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी लाभकारी हो, चाहे वो सोशल वे में हो, चाहे इन्वायरमेंट के लिए हो या फिर इकोनॉमिक वे में हो। सस्टेनेबिलिटी सबके लिए होती है। तीनों चीजें आज भी सुरक्षित रहे और फ्यूचर में भी बनी रहे। इंपावरमेंट, किसी भी चीज को क्या करना, कैपेबिलिटी ऑफ टू डू अ गुड थिंग इज नोन एज इंपावरमेंट। बढ़ावा देना, एक अच्छी चीज के लिए बढ़ावा देना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कहीं घालमेल ना हो, करप्शन ना हो, टॉलरेंस होना चाहिए। हर धर्मों को, हर लोगों को, हर तबके को हम बर्दाश्त कर सकें। एस्पिरेशन, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एस्पिरेशन होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। तो ये सब क्या है? इंपावरमेंट है। डेफिनेशन आप रख लीजिएगा इसको। और मतलब सबके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपने चॉइसेस
ले सके, है ना, अपनी चुनौतियों को वो खुद सॉल्व कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बस ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनल प्लानिंग रिफर्स टू एरिया स्पेसिफिक अप्रोच टू, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे डेवलपमेंट की जरूरत हो, है ना। आईटीडीपी रिफर टू इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकदम रट लीजिएगा इसको, एमसीक्यू पूछेगा ये। Which of the following is the most crucial factor for sustainable development in the इंदिरा गांधी? इको डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट वगैरह, है ना, इकोलॉजी उधर की सही हो जाए। तो बस ये सारा क्वेश्चन हम बाकी देख सकते हैं। व्हाट आर द सोशल बेनिफिट ऑफ आईटीडीपी भरमौर ट्राइबल रीजन? पहले तो हम आईटीडीपी का डेफिनेशन लिखेंगे, एक लाइन या दो लाइन में, दो क्वेश्चन 8 नंबर का है तो 2 लाइन में क्या करेंगे, खूब बड़ा बड़ा पॉइंट देकर इसका फंक्शन बता देंगे। फिर भरमौर रीजन में आ जाएंगे। भरमौर रीजन में क्या करेंगे, पहले तो मैप बना लेंगे, मैप बना के दिखा देंगे, ब्यास नदी बह रही है, ब्यास की 2 ट्रिब्यूटरीज में ज्वाइन हो रही है, 4 एरिया में डिवाइड कर रही है, चारों एरिया का नाम लिख देंगे, भरमौर की समस्या लिख देंगे, इसका समाधान लिख देंगे कि आईटीडीपी ने किस तरह इसका समाधान किया। 8 नंबर का देखो क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, आपके पास शब्द होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैप वगैरह तैयार होना चाहिए। तो जब रिवीजन पे आएंगे तो सारी चीजें श्योर हो जाएंगी। तो आपका चैप्टर तैयार हो गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से जो है काम को खत्म करिए। थैंक यू सो मच।